नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर जो कांस्टेबल का आपका री एग्जाम होना है, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके समक्ष वर्ष 2024 से लेकर और 2006 तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, हम उन सभी को करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जीएस को करने का इनिशिएटिव लिया है। मैंने अभी तक आपको वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2014 तक के यानी आपके 10 वर्षों में लगभग 16 पालियों में जितने प्रीवियस ईयर के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं लगभग आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आज ये हमारा जो है ये 17वीं पाली का एग्जाम हुआ, जो आपका वर्ष 2013 का एग्जाम है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे भाई? प्रीवियस से सबसे पहले ये मिलेगा आपको कि जितने भी क्वेश्चन है, पहली बात तो आपके सब कुछ तैयार हो जाएंगे भाई। जितने पिछले साल के क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। दूसरा, आपकी तैयारी करने की दिशा कैसी होनी चाहिए। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं कि जो बहुत कम पढ़ते हैं भाई, कम पढ़ने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेन बात क्या है ना, मेन बात उनके डायरेक्शन ठीक है भाई, उनकी जो है डायरेक्शन ठीक है। डायरेक्शन ठीक कब होती है? जब आप पिछले सालों के क्वेश्चनों को देखते हो, उन पर कमेंट करते हो, उन पर अपने आप कमेंट पा लेते हो। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे अच्छी तरीके से कमांड पालोगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस दिशा में पढ़ना है भाई। ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज आपका जो है वर्ष 2013 का क्वेश्चन पेपर आपको कराएंगे भाई। अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के बाहर से आती है? तो आपको पता है गंगा भी भारत से ही है, यानी आपका उत्तराखंड से है। नर्मदा आपके मध्य प्रदेश से है। यमुना भी आपके उत्तराखंड से ही है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वे भारत के बाहर से आती है भाई। कहाँ से आती है? ये आती है आपकी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व बहती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं भाई। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दक्षिणी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है भाई। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन यह भारत में केवल 1246 किलोमीटर की लंबाई में ही बहती है भाई। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है मांजुली द्वीप, बनाती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? एक तरीके से जो बर्फ के घर बना लेते हैं और बर्फ के घर बना के उसके अंदर रहते हैं। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की झिल्लियों से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। इसके व्याख्या पढ़ते हैं। इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। सॉरी, ये मैंने झिल्ली बोल दिया, ये सिल्ली है भाई, सिल्ली। जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो का पालतू जानवर रेंडियर है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है। ये वालरस, श्वेत भालू, रेंडियर, सील मछली आदि का शिकार करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इग्लू का क्षेत्र है कौन सा? जब आप उत्तरी अमेरिका में देखोगे, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में आपके दो देश हैं मुख्यतः, ये कनाडा
और आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, इन प्रदेशों में ये घर बना कर रहते हैं, इग्लू। और जो ये घर बना कर रहते हैं, ये क्या है, एक तरह की जनजाति है, जिस जनजाति का नाम आपका एस्किमो। क्या नाम है? एस्किमो। तो एस्किमो जनजाति कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की। मुख्यतः देश पूछेगा आपको तो कनाडा या आपका ग्रीनलैंड, दोनों देशों में मुख्यतः निवास करती है। और ये एस्किमो जनजाति है। ये एस्किमो जनजाति जो है, इग्लू टाइप के घर बना के रहते हैं, जो एक प्रकार से क्या है, जो एक मैं कह सकता हूँ कि बर्फ की जो सिल्लियाँ होती हैं उसके आधार पर एक आपके गुम्बद बना के रहते हैं, और उसी के अंदर ही निवास करते हैं एस्किमो जनजाति। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलन बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। प्रचलन यानी छिपी बेरोजगारी के परिणाम में से अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। अब आपके समक्ष ये क्वेश्चन उठता है कि प्रचलन बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी होती है? इसके डेफिनेशन मात्र से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आगे से अगर कोई क्वेश्चन पुट अप कर दिया एग्जामिनर, तो आपको इसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है। अब हमने इस घर में क्या है, एक भैंस आपकी बांधी हुई है, भैंस। और मेरे घर में जो है वो 5 मेंबर लगे हुए हैं इस भैंस की सेवा करने में, यानी भैंस का चारा करने में, भैंस का दूध निकालने में, उसको सब कुछ करने में उसके 5 लोग लगे हैं। आप मुझे बताओ, अगर एक भैंस है तो उसके लिए एक आदमी भी मोर देन सफिशिएंट होगा, यानी एक आदमी भी इस भैंस का सारा काम कर लेगा। बाकी जो 4 लोग हैं, बाकी जो 4 लोग हैं ये फालतू में लगे हैं, यानी इनका कोई भी काम नहीं है। यानी जो काम एक व्यक्ति अकेले कर सकता था, अब उसी काम को मिलकर 5 लोग कर रहे हैं। यानी मान लो अगर इस भैंस से 10,000 रुपये की कमाई होती है, अगर अकेला आदमी इस काम को करता तो वो 10,000 रुपये की कमाई करता। अब वही काम ये 5 लोग कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं आपकी प्रचंड बेरोजगारी। अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं तो प्रचंड बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें कोई आदमी काम तो करता है परंतु उसकी कमाई शून्य के बराबर होती है। अब मुझे बताओ, जो 4 आदमी काम कर रहे हैं उनकी कमाई बिल्कुल शून्य है या नहीं है? तो भाई इसी को कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं भाई। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसमें इलिमिनेशन पावर अपनाएंगे, अर्थात हम पहले उन आंसरों को निकाल देंगे जो इसके आंसर नहीं है। अगर आप इसके आंसर नंबर 1 पर देखोगे तो ये जो गुजरात है, गुजरात से ये बिल्कुल भी नहीं गुजरती भाई, तो हम इसको काट देंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे आएंगे, जो आपका ओडिशा है, ओडिशा से बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाती है। अब हमको संशय है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी पर। हम यहाँ पर अगर आपको नहीं भी पता है तो आप 50-50 गेम खेल सकते हो भाई। ठीक है, आप जो है 50-50 गेम इसमें खेल सकते हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जब ये आपका एमपी से है तो एमपी का बॉर्डर कहीं ना कहीं आपका राजस्थान से लगा हुआ है, बिहार थोड़ा सा आउटर हो जाएगा भाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका उत्तर प्रदेश, एमपी और आपका राजस्थान, यहाँ से आपकी चंबल नदी गुजरती है। चंबल नदी मालवा पठार पर स्थित महोबा के निकट से निकलकर पश्चिमी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए इटावा यानी उत्तर प्रदेश जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम चर्मणवती है, चर्मणवती। आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतावली यानी इटली यात्री होगा वो, वह इटली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है, तो वो है क्या, कौन से है? निकोलो कॉन्टी। इटली यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत
प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। यह है इटली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम, जिसका कार्यकाल था 1402 से 1422 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो आपको पता है कि रियासतों का एकीकरण करने में एक रियासत समिति भी बनी थी, जिसके अध्यक्ष आपको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 8 प्रांत तथा 552 देशी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ से देशी रियासतों का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में विलय कर लिया। केवल 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिल पाई। कौन कौन सी? एक तो आपकी थी जूनागढ़, एक आपकी थी हैदराबाद और एक आपकी थी जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया तथा हैदराबाद को हमने जो पुलिस कार्रवाई के आधार पर, इसमें ऑपरेशन पोलो चला था, तथा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर हमने क्या मिला लिया। जो हैदराबाद को मिलाया था हमने पुलिस कार्रवाई के आधार पर, तो इसमें ऑपरेशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी आपकी कन्नौज। कन्नौज क्या है, उस समय बहुत उपजाऊ था। त्रिपक्षीय संघर्ष भी कन्नौज को लेके हुआ आपका। यहीं पे आपके जो पुलकेशिन द्वितीय और आपका जो आपके हर्षवर्धन है, नर्मदा नदी के किनारे पे आपकी इनकी क्या है फाइट भी होगी। हर्षवर्धन जिनका कार्यकाल 606 से लेकर 647, पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन देखना था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया। पश्चिमी भारत में बल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्ष के काल में कौन यात्री आया था? तो ह्वेनसांग। कहाँ से था आपका? तो चाइना से था। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, यानी हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट, जिन्होंने लिखी थी आपकी हर्ष चरित्र। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, यानी स्वयं भी वो क्या है वो कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? मैंने आपको इसके लिए बताया कि जो चरकुला में हम सब पकड़ लेंगे आपका चरती कौन आपकी? तो चरते हम गाय, और गाय है कहाँ? गाय है गोकुल में। गोकुल अर्थात मथुरा। तो ये मथुरा का आपका क्या है, एक प्रकार से नृत्य है। तो इसमें राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र वासियों द्वारा किए जाने वाला इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया गया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में उरेवला के वट यानी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश
कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। ठीक है। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी उन्हें अब निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। अगर आप थोड़े से भी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ना तो एम्पियर में होगा, ना वोल्ट्स में होगा, ना ओल्स में होगा, तो किस में होगा? बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स द्वारा किया जाता है, जबकि वोल्ट से विद्युत विभव तथा एम्पियर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो पहला सैटेलाइट है आपका आर्यभट्ट। कब भेजा गया था? जिस समय आपातकाल लगा था, जिस वर्ष 1975 में 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कोसमॉस यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से थे? एक तो वायु विज्ञान, दूसरा है सौर भौतिकी का प्रयोग और तीसरा है एक्स किरण खगोलीय प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के सेल यानी रॉक्स में पाई जाती है? तो ये है आपकी परतदार सेल। जीवाश्म प्राय अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण नदियों तथा पवनों द्वारा अपर्दित कणों यानी अवसादों के जमाव से होता है। ये चट्टान सदैव परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसी कारण इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में खनिज तथा धातुओं का अभाव होता है। इन्हीं चट्टानों की मोटाई के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की गई है। इन चट्टानों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल आदि। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा तीसरे नंबर की गैस कौन सी है, थर्ड गैस, तो आप मुझे बताओ कि तीसरे नंबर की गैस कौन सी है। तो इसमें क्या ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। इसका मुझे आप राइट आंसर बताओगे कमेंट में। तो सबसे ज्यादा गैस है आपकी कौन सी? नाइट्रोजन। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। जबकि गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख कौन सी है? नाइट्रोजन कितनी है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 21%। आर्गन कितने? लगभग 0.93%। तथा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% या किसी परीक्षा में 0.04% भी आपके आते हैं। गैस उपस्थित है। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी है? नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, जलवाष्प तथा ठोस सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है? जो आपकी मानसूनी हवा है, जिस प्रकार से मानसून आएगा आपका, उसी तरीके से ये आपकी हवा भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो आपकी कौन सी हवा है? वो आपकी मानसूनी हवा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ये पवनें 6 महीने स्थल से सागर की ओर तथा 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान में प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण होता है इसमें। लेकिन ऑप्शन सी सटीक आंसर है, तो इसका ये लगाएंगे। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता रहता है। जल से ऊपर उठकर आगे यानी तट की ओर
आगे को ज्वार कहते हैं। जब आपका जो समुद्र है, समुद्र ऊपर उठता है तो इसे कहते हैं आप ज्वार, यानी टाइड। जब ये नीचे गिरता है, जल नीचे गिरेगा तो इसे भाटा कहते हैं। ठीक है। एब। किसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा आता है, अर्थात 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। यानी एक दिन में हम कह सकते हैं 24 घंटे का दिन होता है आपका, तो 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 2 बार आपका ज्वार और 2 बार आपका भाटा आ जाता है। लेकिन इसकी अवधि है 24 घंटा 52 मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं फ्लक्चुएट। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर प्रतिदिन में 4 बार आपका ज्वार भाटा आता है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये तट पर बसा हुआ साउथहैम्पटन जो इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोबी, कालाहारी, अटाकामा और सहारा क्या है? ये एक प्रकार के आपके मरुस्थल है। ठीक है। गोबी का आपका मंगोलिया में पड़ता था। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल एवं रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र तथा मोरक्को तक है। जबकि गोबी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र मंगोलिया और चीन तक है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना और नामीबिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, तथा अटाकामा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र उत्तरी चिली यानी दक्षिणी अमेरिका तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, यानी तीर्थकर कौन थे? तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। ऋषभ देव के इनके संस्थापक थे। पार्श्वनाथ 23वें थे और आपके महावीर स्वामी जो इसके 24वें तीर्थंकर थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश, यानी जो आपका आज वाराणसी है, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्यक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके अनुयायियों को निगृहंत कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्त्य और आपका अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने पांचवें महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किसने किया था? आपके महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी जी जो आपके 24वें तीर्थंकर थे, टोटल 24 ही हुए। ऋषभ देव जो आपके फर्स्ट तीर्थंकर थे और आपके पार्श्वनाथ जो आपके 23वें तीर्थंकर थे। आपके यही आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। सेकंड में आपका सेकंड जो तीर्थंकर थे अजितनाथ को पूछता है कभी। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको बता दिया कि जो चार आपके महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, आस्त्य और अपरिग्रह, ये आपके जो 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। लेकिन जो आपके 5वें नंबर का महाव्रत है जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, आज ब्रह्मचर्य आपको जैन धर्म से मिलता है आपको। तो 5 महाव्रत है, उसकी स्थापना है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो महावीर स्वामी जी ने। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा के साथ साथ आपकी ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर, जो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए भड़ौच के स्थित निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह एक तंग घाटी में बहती है, जिसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा नदी के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि वो जो है वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी कभी चर्चा होगी कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, तो कभी फिर बताएंगे भाई। बस अभी इतना लगा लो कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि वो आपका
एस्टुअरी का निर्माण करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यानी एशिया खेलों में तो कौन है? कमलजीत संधू। मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूं। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू है। इन्होंने यह पदक वर्ष 1970 में एशियन खेल में जीता था। वर्ष 1971 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? हिंदी का क्वेश्चन आपका इसमें डाल दिया गया है, तो बहुब्रीहि समास इसमें होता है आपका। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव में बहुब्रीहि समास है। जिस समास के समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात श्री गणेश जी। चतुर्भुज, अर्थात जिसके 4 भुजाएं हैं, अर्थात कौन है? विष्णु जी। त्रिलोचन, यानी 3 है लोचन जिसके, जिसे कहते हैं शिव। लोचन माने आंख। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या यानी कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 16.5% के करीब है। वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को महापंजीयक व जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली व केंद्रीय गृह सचिव द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 16,61,97,921 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 19,95,81,477 हो गई। यानी डाटा आपका आता है 19.98 के समथिंग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.4% है, जिसमें 52.41 पुरुष हैं और 47.59 आपकी महिलाएं हैं आपकी। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे आपके रमन लांबा। रमन लांबा, रमन लांबा एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिन्होंने मुख्यतः एक बल्लेबाज के रूप में 4 टेस्ट और 32 वनडे खेले। इनकी मृत्यु तब हो गई जब वे बंग स्टेडियम में ढाका क्लब क्रिकेट मैच में क्षेत्र रण के दौरान उन्हें सिर पर चोट लगी तथा आंतरिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? देखो, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सी होती हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? इन्हें कहते हैं कि ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जिनका एक बार यूज होने पर भी प्रयोग हो सकता है, 2 बार यूज होने पर प्रयोग हो सकता है, 1000 बार यूज होने पर भी उनका प्रयोग हो सकता है, उन्हें कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत। जैसे सूर्य क्या है? एक गैर परंपरागत स्रोत है। उनका एक बार भी यूज होगा, 100 बार यूज होगा, 1000 बार यूज होगा, तो वो आगे भी आपका यूज होते ही रहेंगे में, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न स्रोत है। ठीक है। दूसरा जिसे पवन ऊर्जा एक बार यूज होने के बाद दोबारा भी यूज होगी। लेकिन कुछ होते हैं जो परंपरागत स्रोत होते हैं, लिमिटेड सोर्स होते हैं, उनका एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो पाता। जैसे कोयले को अगर हम एक बार यूज कर लें तो क्या कोयले का यूज दोबारा हो जाएगा? तो कोयले का यूज दोबारा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बस। ठीक है। अब आप देख लीजिए कौन सी चीजें, देखो इसमें गैर परंपरागत स्रोत हो गया। अगर आपको परिभाषा पता है तो आप क्वेश्चन को हिट कर जाओगे भाई। जैसे कोयला इसमें तो होगा नहीं, जब इसमें कोयला नहीं होगा तो कोयला बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। पेट्रोलियम क्या? पेट्रोलियम का एक बार यूज होने के बाद क्या दोबारा यूज होगा? नहीं होगा। इसमें सी भी कट जाएगा, सी। तो आंसर होगा आपका ए और डी, यानी पवन ऊर्जा और आपकी ज्वार शक्ति। तो
कौन कौन से स्रोत हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं? तो सूर्य की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा और जैव ईंधन, ये होते हैं भाई। और एक नाम और आता है आपका, जो आपका गैर परंपरागत स्रोत के आधार पे एक नाम और आता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कौन सा? नवीकरणीय, जो आपके नवीनतम स्रोत है। नवीकरणीय, नवीकरणीय क्या है? वही जिनका एक बार यूज होने के बाद दोबारा भी यूज कर सके, तिबारा भी यूज कर सके, कई लाखों बार यूज कर सके, यहाँ जो प्रकृति से उत्पन्न है। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत क्या है? जिनका एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? ये एक तरीके से अनवीकरणीय स्रोत है आपके। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में होते तो हम उन्हें लगाते, लेकिन अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये एक स्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि इसमें स्थायी ना ही लिखा हुआ है, ना इसमें अस्थायी लिखा हुआ है। अगर डॉक्टर सच्चिदानंद ऑप्शन में होते तो हम उसको लगाते हैं, सॉरी उनको लगाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्ष था, यानी अस्थायी अध्यक्ष थे, वो वरिष्ठता के आधार पर संपन्न हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के साथ साथ आपकी जो है, जो आपकी देसी रियासतें थी, देसी रियासतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृति मिल गई। डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन प्रारूप, संविधान का प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो कहता BN राव ने, बेनिगल नरसिंह राव, अर्थात भारतीय संविधान के सलाहकार जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार कब, अब क्या रह गया है? जो संपत्ति का अधिकार कभी मूल अधिकार था 7वें नंबर का, अब उसको एक प्रकार से कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया है। अतः भारत में संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है, जिसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका रामनगर नैनीताल में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इस पार्क में शेर, हाथी, भालू, बाघ, हिरण, चीतल, नीलगाय आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इस पार्क के अंतर्गत जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। इस पार्क में विभिन्न रंग बिरंगे पक्षियों की प्रजाति भी दिखाई देती है। इसके कारण यह पर्यटन का मुख्य केंद्र है। तो ये जो आपका हेली नेशनल पार्क, अर्थात जो जिम कॉर्बेट का ही पुराना नाम है, आपको बता दूं 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क पड़ा था। हेली नेशनल पार्क यानी ये जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है, नेशनल पार्क। ठीक है, यानी ये आपका जिम कॉर्बेट का पूरा नाम है। जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति का नाम है जो आपके जो है पर्यावरण के प्रति उनके क्या है, वो एक प्रकृतिवादी, प्रख्यातवाद, संरक्षणवादी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुंदरवन है। सुंदरवन क्या है? एक गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या है? डेल्टा है। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान, बाह्य संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह पक्षियों, सरीसृपों एवं रीढ़ विहीन जीवों की कई प्रजाति इसमें पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो किसमें मापते हैं ध्वनि को? तो डेसिबल में मापते हैं।
ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी किसके, ऊष्मा की, न्यूटन किसका है, बल का मात्रक है, और फॉरेनहाइट किसका है, ताप का, यानी ताप मापने का स्केल है, पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के अधिक मात्रा में होने से होता है, तो ये होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने से ग्रीन हाउस प्रभाव आपका हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। यानी एक तरीके से जो आपका भूमंडल गर्म हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी, तो वो आपकी CO2। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पिछले उत्सर्जन पिछले 10-15 वर्षों में 40 गुना बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में औद्योगिकरण के पश्चात इसमें 100 गुने की बढ़ोतरी हुई है। इन गैसों का उत्सर्जन वातानुकूलन यानी फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम ईंधन तथा परंपरागत चूल्हे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, यानी ताजमहल को क्षति किसके कारण हो रही है, तो वो हो रही है आपकी अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा आपका जो है वो SO2 यानी आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आपका जो है इसको हम पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का बदरंग होना, जलीय प्राणियों की मृत्यु तथा पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट आदि दुष्प्रभावित होते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे, तो ये थे डॉक्टर SJ कासिम यानी सैयद जहूर कासिम। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर SJ कासिम यानी सैयद जहूर कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। इन्होंने 1991 से लेकर 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान इसमें उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे आपका ये ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री रेखा है जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री। ये आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको हम पढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इसका विस्तार सामान्यतः 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यहाँ पर दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिक 22 डिग्री से 28 डिग्री तक रहता है। विश्व में सर्वाधिक तापमान उष्ण मरुस्थलों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है। ऑप्शन है ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। ऑप्शन देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। ओस, कोहरा, पाला या धुआं। अभी हम देखेंगे कि संघनन किसे कहते हैं। संघनन क्या होता है। मुख्यतः जल वाष्प का द्रव में
रूपांतरण। अब आप मुझे बताओ, कोहरे में तो जलवाष्प होती है, ये तो ठीक है। पाले में भी आपकी जलवाष्प होती है जब आपका ठंड पड़ती है। ओस में तो आपकी होती होती है, लेकिन धुएं में किसी प्रकार का कोई जलवाष्प नहीं होता। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। उषांक बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता या नमी 100 हो जाती है तो संघनन शुरू हो जाता है। संघनन प्रक्रिया से ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं, जबकि धूल, धुआं तथा समुद्री नमक में संघनन नहीं होता है। हिंदी का क्वेश्चन डाल दिया, उपकार को याद करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो होता है कृतज्ञ। जो नहीं करता उसको कहते हैं कृतधन। उपकार को याद करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है, जबकि किसी के उपकार को न मानने वाला व्यक्ति कृतधन कहलाता है। हिंदी का कुछ क्वेश्चन आ गया इसी साइड में। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए जो संस्कृत का शब्द हो। आपको पता है कि अंश जो है, अंश माने हिस्सा, अंश यानी हिस्सा जो आपका संस्कृत का शब्द है ना, तत्सम शब्द है। उपयुक्त विकल्पों में तत्सम शब्द अंश है, जबकि अंश इसका तद्भव है। कल्पक्कम कल्पक्कम में स्थित क्या है? एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो तमिलनाडु में स्थित है। कल्पक्कम में तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। यह है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह पुरातात्विक मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का क्या अर्थ है? यानी अपनी प्रशंसा खुद के द्वारा करना होता है, अपनी बड़ाई खुद के द्वारा करना होता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है। लोकसभा की 5 होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात यह कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक प्रत्येक दूसरे वर्ष या तो पदमुक्त हो जाते हैं या उनके स्थान पर कोई नए सदस्य आ जाते हैं। अगला, देश की मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? देश में जो आपका पैसा है, जो देश में आपकी मुद्रा है, उसको कौन नियंत्रित करता है? उसकी आपूर्ति को। तो आपकी जाहिर सी बात है आरबीआई ही करता होगा, जो बैंकों का बैंक है, जो हमारा केंद्रीय बैंक है। देश में मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करती है। यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। इसका प्रमुख कार्य मुद्रा का निर्गमन तथा साख नियंत्रण करना होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम आरबीआई से कभी भी पैसा नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? देखो, जो बिंबिसार है, बिंबिसार ये आपका आर्यक वंश का संस्थापक है। फिर उसका लड़का अज्ञातशत्रु, फिर उसका उदयन लड़का। कालाशोक जो है ना, कालाशोक इनमें सबसे लास्ट में आएगी। कालाशोक को हम लगा देंगे कालाशोक। ठीक है। व्याख्या पढ़ते हैं। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। अज्ञातशत्रु का शासनकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व। उदयन का कार्यकाल 460 से 444 ईसा पूर्व। अच्छा, कालाशोक यानी काकवर्ण का शासनकाल 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व था। उपयुक्त कालमन को मतलब इनके क्रमानुसार देखने से विदित होता है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। दिए गए विकल्पों के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध का अंतिम शासक घनानंद यानी महापदम नंद का 8वां पुत्र था, जो सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण द्वार तथा
उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान है। धर्म व पर्यटन वन संगम सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। सांची रायसेन जिले में स्थित है तथा यह भोपाल से 46 किलोमीटर दूर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर इसी को बोलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से लेकर 1264 ईसा पूर्व के गंग के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को ने सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में निर्मित है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है। ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो आपके 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 33+1 33 अन्य न्यायाधीश है और एक आपके मुख्य न्यायाधीश। टोटल सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 34 और 50वें नंबर के कौन है? DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ये क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन अभी राष्ट्रपति कौन है? हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है? ये आपकी 15वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति है, यानी हमारे राष्ट्रपति 15वें नंबर की। और कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? तो उड़ीसा का एक जिला है आपका मयूरभंज। और ये सेकंड वुमेन है जो अभी राष्ट्रपति के पद पर है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ऊपर आपके 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे जो हमारे लिए बिल्कुल काम के नहीं थे। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? तो आंध्र प्रदेश। 29वां आपका राज्य था ये, जिसको 2 जून 2014 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब मनाया जाता है? तो आपका ये 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तथा आम आदमी में सामान्य जागृति लाने के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड IBWL ने वन्य जीव सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जो अब 2 से 8 अक्टूबर तक हर वर्ष वन्य जीव यानी कंजर्वेशन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने के लिए ये आपके मनाए जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, येन किसकी मुद्रा है? एक येन है, एक युआन है। एक येन है, एक युआन है। युआन। ठीक है, येन जो है येन आपके जापान की मुद्रा है। जापान। अब कुछ देश हैं और उनकी मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो, इसकी मुद्रा येन। भूटान की मुद्रा थिम्पू, इसकी मुद्रा नगुल ट्रम। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल, इसकी मुद्रा कोरियाई वान। और चीन की राजधानी बीजिंग या पीकिंग और इसकी मुद्रा है युआन। ठीक है, नेपेतावे भी इसके आते हैं कभी। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फेंटनी किसकी जीवनी है? तो ये है आपके श्रीनिवासन रामानुज की। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्री रामनिवास रामानुज की जीवनी है। यह पुस्तक भारत में उनकी परवरिश, उनके गणितीय उपलब्धि और साथ ही उनके गणितीय सहयोग का एक विस्तृत ब्यौरा है। 1991 में लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन वॉशिंगटन स्क्वायर प्रेस द्वारा किया गया।
इस पुस्तक के आधार पर मैट ब्राउन द्वारा निर्देशित द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फीचर फिल्म भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा लॉजिकल है। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार योजना किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आपकी आधार योजना बनाई गई है। कब? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सन 2009 में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका गठन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक तरीके से पहचान पत्र या आधार कार्ड की सेवा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मधुशाला। इनकी अन्य कृति कौन कौन सी है? तेराहार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधु के नाम से ज्यादा है। खादी की फूल, पर्णय पत्रिका, दो चट्टाने बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभंगिमा, क्यों भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये भी इनकी कृति है। नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से स्वपन तक आदि इन्हीं के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक जिला है आपका चमोली। चमोली जिले में आपकी ज्यादातर बाढ़ आई थी तो कई हजार लोग इसमें मारे भी गए थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपके मुरादाबाद में स्थित है। पीसीएस, जो पीसीएस हो जाते हैं, पीसीएस उन लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में है। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गया था। इसका प्रकाशन 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ तथा संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रीय गान या नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इस गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। इसकी गायन अवधि कितनी है? 52 सेकंड। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी गायन अवधि कितनी है? तो 65 सेकंड। 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड उसकी गायन अवधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एग मार्क है। एग मार्क क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है एक प्रकार से एग मार्क। ठीक है, एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा होता है उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं। ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निर्देशालय द्वारा अनुमोदित होता है। इस मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू है जो 1986 में संशोधित हो गई थी। एक है एग मार्क और एक आपका इको मार्क क्या है आपका? इको मार्क वो होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं, जो आपके पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं। अनुकूलतम उत्पाद यानी भारतीय मानक ब्यूरो BIS इको मार्क योजना के तहत पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के तहत एक प्रकार के यह हमारे प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ना हमेशा आपको उत्तर प्रदेश में होता रहा है। प्रसिद्ध पुस्तक देवदास के लेखक कौन है?
तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है, देवदास पुस्तक के लेखक हैं। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। पुस्तक देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी है, यानी उपन्यास? चरित्रहीन, परिणीहिता यानी परिणीता, चंद्रनाथ, श्रीकांत दत्ता, पंडितम शाही, पथेर दाबी। कौन कौन सा नाटक है इनके? षोडशी, रमा, विराज बी, विजया। निबंध कौन कौन से हैं? नारीर मूल्य, अभिनंदन, तरुणेर, विद्रोह, स्मृति कथा और गुरु शिष्य संवाद आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको हम नहीं पढ़ेंगे अर्जुन अवार्ड वाले क्वेश्चन को। एड्स, एड्स का विस्तृत रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। HIV वायरस से होता है। यह संक्रमण लैंगिक संपर्क से संक्रमित सुई या रक्त द्वारा संक्रमित माता से भ्रूण को होता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स के परिरक्षण की विधियां हैं। इसके लिए एक एलिसा टेस्ट कराया जाता है और आरोमोर तथा डिप्स्टिक विधि इसके लिए है आपकी डिप्स्टिक। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, प्रेमश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, करम भूमि, मंगलसूत्र यानी अपूर्ण है, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे आपके करंट बेस से जो हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो आपका साइंस एंड टेक में ये दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, यानी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार वार्षिक रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उल्लेखनीय एवं असाधारण अनुसंधान तथा मूलभूत श्रेणी के जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पार्थिव या पर्यावरणीय, सागरीय एवं गृह अभियांत्रिकी, इंजीनियर, गणितीय एवं भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार CSIR के प्रथम संपादक तथा निर्देशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। अग्नि 5 क्या है? सतह से मार करने वाली क्या है? एक प्रकार से सतही एक स्वदेशी मिसाइल है। उत्तर प्रदेश में लॉयंस सफारी कहाँ बन रही है? ये उस समय का क्वेश्चन था, इटावा। ठीक है, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन एक कमेंट में बताओगे कि उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी कहाँ है? नाइट सफारी, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी आपकी कहाँ है? ये फैलिन उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुपया किसका चिन्ह है? तो रुपया क्या है? भारतीय रुपये का चिन्ह है। रुपया भारतीय रुपये के लिए किए जाने वाला चिन्ह है, प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह है। यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट D उदय कुमार ने बनाया था। यानी किसके द्वारा दिया गया? तो D उदय कुमार के द्वारा। अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापान येन और यूरोपियन संघ के यूरो के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बनी है जो अपने प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाएगा। ताज एक्सप्रेस वे किन किन के बीच है? उस समय बना था, तो आगरा से नोएडा के बीच है। ताज एक्सप्रेस कितने किलोमीटर लंबा है? 165 किलोमीटर लंबा है, जो कि 6 लेन वाला मार्ग है। उत्तर प्रदेश के आगरा से और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम क्या है? यमुना एक्सप्रेस वे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 80 क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे जो हमने आपको छोड़ दिए। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से क्या है अपनी नेक्स्ट तैयारी को आंक सकते हो। यानी आप सिलेक्शन का दायरा भी देख सकते हो कि आप कितने सिलेक्शन के दायरे में भाई, क्योंकि आपको देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको भाई बहुत कम पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है, बार बार आपको पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन ही क्या है ना, रिवीजन ही डिवीजन है भाई।
आप जितना रिवीजन कर लोगे आपको उतनी डिवीजन आएगी। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लोगे, लेकिन हाँ, आप जितने भी सेट लगाओगे, जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, चाहे वो प्रीवियस हो, चाहे वो किसी कोचिंग संस्थान के हो, वो आपके लिए बहुत बेटर और बेस्ट होंगे भाई। ठीक है भाई, तो भाई आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगी हो। और भाई जो आपको कुछ सुझाव है, जो भी आपको कुछ सुझाव है, तो भाई वो आप मुझे जरूर दो भाई। तो भाई मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ भाई। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।